एक समय की बात है। एक देश में एक राजा राज करता था। वो बहुत ही नेक और अच्छा इंसान था। उस राजा का एक बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव वाला राजकुमार भी था। लेकिन दुर्भाग्य से जब वो राजकुमार 10 से 12 वर्ष का हुआ तो उसकी माता यानी रानी का स्वर्गवास हो गया। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। दरबार के सभी लोग जानते थे कि राजा अपने बेटे से तो प्यार करता ही था, पर रानी से भी उसे बहुत लगाव था। इसी प्रेम के कारण शुरुआत में राजा ने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। लेकिन जब उसे ये लगा कि मां के जाने के बाद राजकुमार की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो उसने दूसरी शादी कर ली। राजकुमार की सौतेली मां यानी राजा की नई रानी राजा के लिए तो बहुत अच्छी साबित हुई, लेकिन वो राजकुमार के लिए एक अच्छी मां न बन सकी। राजा को अपने बेटे के साथ अपनी दूसरी पत्नी के बुरे व्यवहार का पता नहीं चल सका, क्योंकि राजकुमार बहुत ही भला था और वो अपने पिता को कोई दुख नहीं देना चाहता था। उसे पता था कि केवल उसकी वजह से उसके पिता दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, और यदि उन्होंने शादी की भी तो वो भी राजकुमार के आराम के लिए ही की थी। राजा की उपस्थिति में तो सौतेली मां राजकुमार पर बहुत प्यार लुटाती थी, लेकिन जब भी राजा सरकारी काम से बाहर जाते या राजकाज में व्यस्त होते तो सौतेली मां उस पर हर तरह के अत्याचार करती। वो उसे ठीक से खाना नहीं देती, उसे कड़वी बातें सुनाती और रातों को बार बार जगाकर उसे परेशान करती रहती। इन सब ज्यादतियों के बाद भी राजकुमार इतना सीधा और नेक था कि उसने अपने पिता से कभी कोई शिकायत नहीं की और नहीं उनके सामने मां के साथ ऐसा व्यवहार किया जिससे राजा को उसकी किसी तकलीफ का पता चल सके। दिन इसी तरह बीतते रहे। उसकी सौतेली मां असल में इसी सोच में रहती थी कि राजा के बाद राज्य का उत्तराधिकारी इसी राजकुमार को बनना है, और यदि उसके घर कोई संतान हो भी गई तब भी इस राजकुमार के रहते उसका अपना बेटा राजा नहीं बन सकेगा। यही जलन उसे चैन से नहीं रहने देती थी। इसीलिए दिन रात वो राजकुमार को परेशान करती रहती थी और सोचती रहती थी कि किसी न किसी तरह या तो राजकुमार मर जाए या फिर पागल हो जाए। एक दिन राजकुमार अपनी सौतेली मां के बुरे व्यवहार से इतना दुखी हुआ कि रोते रोते सो गया। जब भी राजकुमार को कोई कष्ट होता तो वो अपनी स्वर्गीय मां को याद किया करता था। आज भी वो सोने से पहले अपनी मां को याद करके रो रहा था और रोते रोते सो गया। अभी उसे सोए हुए अधिक समय नहीं हुआ था कि उसके सपने में उसकी मां आ गई। राजकुमार ने राजा से कभी अपनी सौतेली मां की शिकायत नहीं की थी, लेकिन जब अपनी मां को सपने में देखा तो अपने सारे दुख उनके सामने रख दिए। उसकी मां एक बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली महिला थी। वो सपने में भी अपने बेटे को धैर्य रखने की सीख देती रही और सौतेली मां से बदतमीजी न करने का वचन लेती रही। राजकुमार ने सपने में ही मां से वादा किया कि वो कभी अपनी सौतेली मां का अपमान नहीं करेगा। मां ने अपने बेटे का माथा चूमते हुए कहा कि देखो, कल तुम्हारे पिता के दरबार में घोड़े बेचने वाला आएगा। उसके पास बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े होंगे और उसके पास एक सफेद पंख वाले घोड़े का बच्चा भी होगा। तुम उसे खरीदने की जिद करना। हो सकता है तुम्हारे पिता कोई और अच्छा घोड़ा खरीदने को कहें, लेकिन तुम उसी घोड़े के बच्चे के लिए अड़े रहना। तुम्हारे पिता तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। इतना कहकर मां चली गई और राजकुमार की आंख खुल गई। अगले दिन वो नहा धोकर तैयार हुआ और राजा के दरबार में पहुंचा। राजकुमार विद्यालय जाया करता था, लेकिन जब भी छुट्टियां होती थी वो दरबार में भी जाता था। राजा ने राजकुमार को आते देखा तो बहुत खुश हुए और उसे अपने साथ ही सिंहासन पर बिठा लिया। थोड़ी देर बीती थी कि पहरेदार ने आकर सूचना दी कि बाहर कोई घोड़े बेचने वाला आया है और वो केवल राजा से मिलना चाहता है। राजा और राजकुमार दोनों घोड़े देखने बाहर आ गए। घोड़े बेचने वाले के पास बहुत ही उत्तम नस्ल के घोड़े थे। उन घोड़ों में एक बहुत ही सुंदर घोड़े का बच्चा भी था। राजा ने अपने लिए कुछ घोड़े चुन लिए। राजकुमार बोला, मैं भी एक घोड़ा लूंगा। राजा ने कहा, बेटा, तुम्हें जो भी घोड़ा पसंद आए वो हम ले लेंगे।
राजकुमार ने घोड़े के बच्चे की ओर इशारा किया। राजा ये चाहते थे कि राजकुमार कोई ऊंची नस्ल का घोड़ा चुने, लेकिन राजकुमार की जिद के आगे राजा को हार माननी पड़ी और राजकुमार के लिए घोड़े का वो बच्चा खरीद लिया गया जो राजकुमार की मां ने उसे सपने में बताया था। राजकुमार के घोड़े के लिए एक अलग अस्तबल बना दिया गया और उसमें घोड़े के बच्चे को बांध दिया गया। राजकुमार अब अपना ज्यादातर समय उसी घोड़े के बच्चे के साथ बिताने लगा। वो उसकी सेवा करता और उसका हर तरह से ध्यान रखता। विद्यालय जाने से पहले और विद्यालय से लौटने के बाद सबसे पहले वो अपने घोड़े के पास आता और फिर अपने कमरे में जाता। उसकी सौतेली मां घोड़े के साथ उसकी इस रुचि से बहुत चिढ़ी हुई थी, क्योंकि उसे राजकुमार की कोई भी खुशी अच्छी नहीं लगती थी। राजकुमार को इस तरह खुश होते देखना भी उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिलहाल उसके पास घोड़े के विरुद्ध कोई कदम उठाने का कोई कारण नहीं था। सौतेली रानी के पास एक दासी थी जो उसी की तरह बुरी सोच रखती थी। एक दिन उसने दासी को भरोसे में लेकर राजकुमार को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। रानी ने दासी से कहा कि कोई ऐसा तरीका निकालो कि राजकुमार का काम तमाम हो जाए और किसी को मुझ पर शक भी न हो। यह सुनकर दासी के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने रानी को सुझाव दिया कि क्यों न राजकुमार को विष दे दिया जाए। आजकल गर्मियों के दिन है। जब राजकुमार विद्यालय से आता है तो भोजन करने के बाद एक विशेष प्रकार का शरबत जरूर मांगता है। जब आप उसे शरबत देती हैं तो वो बहुत चाव से पीता है। मेरे पास एक ऐसा पदार्थ है जिसे पीकर पीने वाला तुरंत नहीं मरता, बल्कि कई महीनों तक बीमार रहकर धीरे धीरे मर जाता है। इस तरह किसी को विष का संदेह भी नहीं होगा और राजकुमार भी कुछ महीनों बाद मर जाएगा। ये कहने के बाद उसने इस बात को गुप्त रखने के लिए बहुत बड़ी रकम मांगी। रानी को पैसे देना तो बहुत बुरा लगा, लेकिन वह राजकुमार को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा करने पर मजबूर थी। अगले दिन जब राजकुमार हमेशा की तरह विद्यालय से सीधा अपने घोड़े के बच्चे के पास पहुंचा तो उसे आंसू बहाते देखकर बहुत परेशान हुआ। राजकुमार ने जब उस मूक पशु से रोने का कारण पूछा तो उसे मनुष्यों की तरह बोलते देखकर राजकुमार डर गया और हैरान भी हुआ। राजकुमार को परेशान देखकर घोड़े के बच्चे ने कहा, राजकुमार जी, आप न तो डरें और न ही हैरान हों। मैं एक परी का रूप हूं और आपकी स्वर्गीय माता की प्रार्थना पर आपकी रक्षा के लिए यहां भेजा गया हूं। राजकुमार को अपनी मां का सपने में आकर घोड़े का बच्चा खरीदने वाली बात याद आ गई। ये सुनकर उसका डर और हैरानी खत्म हो गई। राजकुमार घोड़े से बोला, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे अपनी माता की बात अच्छी तरह याद आ गई है, लेकिन ये तो बताओ कि आज तुम रो क्यों रहे हो? घोड़े के बच्चे ने राजकुमार से कहा, ये जो तुम्हारी सौतेली मां है, आज उसने तुम्हें मारने की योजना बनाई है। रानी ने अपनी एक दासी के साथ मिलकर तुम्हारे शरबत में विष मिला दिया है। बस तुम ऐसा करना कि तुम्हारी सौतेली मां या दासी कितनी भी जिद करें, तुम वो शरबत किसी भी हाल में न पीना। बाकी जो भी खाने पीने की चीजें हैं वे तुम बिना किसी डर के खा पी सकते हो। बस इसी दुख में मुझे रोना आ रहा था कि मां होकर भी वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है। तुम्हारे पिता भी उससे इतना प्यार करते हैं कि अगर तुम उन्हें ये सब बता भी दो तो राजा कभी तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए तुम अभी हालात ठीक होने का और सही समय का इंतजार करो। राजकुमार सारी बात सुनकर आश्वस्त हो गया और हमेशा की तरह अपना बस्ता कमरे में रखकर और कपड़े बदलकर जब भोजन की मेज पर पहुंचा तो उसने अपनी सौतेली मां को अपने पास पाया। अगर घोड़े के बच्चे ने राजकुमार को सारी सच्चाई न बताई होती तो वो पक्का हैरान रह जाता। सौतेली मां ने बहुत प्यार से उसे भोजन परोसा और साथ ही साथ प्यार भरी बातें भी की। भोजन करने के बाद राजकुमार का नियम था कि वो एक विशेष शरबत जरूर पीता था। उसकी सौतेली मां ने जब उसे वो शरबत दिया तो उसने उसे पीने से मना कर दिया और मन न होने का बहाना बनाकर अपने कमरे की ओर चला गया। उसकी सौतेली मां ने कमरे में आकर भी बहुत जिद की, लेकिन राजकुमार नहीं माना।
सौतेली रानी इस बात पर हैरान भी थी और परेशान भी। उसने अपनी खास दासी को बुलाकर सारी बात बताई। दासी ने कहा कि कल ऐसा करेंगे कि इसके भोजन में विष मिला देंगे, फिर देखेंगे वो कैसे बचेगा। दासी की बात सुनकर रानी की आंखें चमकने लगी। अगले दिन जब राजकुमार विद्यालय से वापस आया तो हमेशा की तरह वो अपने घोड़े के बच्चे के पास गया। आज भी उसे रोते हुए पाया तो रोने का कारण पूछा। घोड़े के बच्चे ने उसे बताया कि आज तुम्हारी सौतेली मां ने भोजन में ही विष मिला दिया है, बाकी किसी चीज में विष नहीं है। आज एक नई बात यह भी हुई है कि मां ने तुम्हारे लिए शरबत के बजाय छाछ का प्रबंध किया है। तुम मेज पर रखी हर चीज खा सकते हो, लेकिन मुख्य सब्जी भूल कर भी न चखना। उधर घोड़े का बच्चा उसे ये बातें बता रहा था और उधर दासी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। दूर होने के कारण वो कोई बात तो ना सुन सकी, लेकिन राजकुमार को सिर हिलाते और घोड़े के बच्चे से कानाफूसी करते देखकर दासी बहुत हैरान हुई। उधर राजकुमार अपने कपड़े बदलकर भोजन की मेज पर पहुंचा और अपनी सौतेली मां को अपने पास पाया। उसने 2 घूंट पानी पीने के बाद रोटी का टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखा और छाछ का गिलास मुंह से लगाया तो मां ने बड़े प्यार से सब्जी की थाली उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, देखो, आज तो ये सब्जी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। तुम्हें पता है कि रानियों का ये काम नहीं होता, लेकिन आज मुझे ख्याल आया कि मैं सिर्फ रानी ही नहीं, तुम्हारी मां भी हूं, तो क्यों न खुद तुम्हारे लिए भोजन बनाऊं। बहुत स्वादिष्ट है, जरा खाकर तो देखो। राजकुमार ने छाछ के साथ निवाला निगलने के बाद आदर से बोला, वाह मां, क्या बात है। आपके हाथ की बनी इस छाछ जैसी स्वाद वाली छाछ जीवन में पहली बार पीने को मिली है। आज गर्मी भी बहुत है, इसलिए मैं तो आज छाछ से ही रोटी खाऊंगा और खूब सारी छाछ भी पीऊंगा। उसकी सौतेली मां ने बहुत चाहा कि वो एक टुकड़ा सब्जी का भी खा ले, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो राजकुमार को इस बात पर तैयार न कर सकी। राजकुमार भोजन करने के बाद अपने कमरे में चला गया तो रानी ने फिर अपनी दासी को बुलाया और राजकुमार के सब्जी न खाने की पूरी बात बताई। दासी ने बड़े रहस्यमयी ढंग से रानी से कहा, मुझे संदेह है कि वो जो घोड़े का बच्चा है वो कोई साधारण घोड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि वो मनुष्यों की तरह बातें करता है। मैं दूर होने के कारण उनकी बातें तो नहीं सुन सकी, लेकिन जिस तरह घोड़ा राजकुमार के कान में मुंह लगाकर कुछ फुसफुसा रहा था और जिस तरह राजकुमार सिर हिला रहा था, मुझे वो बहुत ही रहस्यमय लगा। मुझे तो ऐसा ही लगा जैसे वे एक दूसरे से बातें कर रहे हों। रानी ये सुनकर दंग रह गई। उसने आश्चर्य से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि घोड़े भी इंसानों की तरह बातें करें? यह सुनकर दासी ने भी कहा, लेकिन आप ये सोचें कि जब हमने उसके शरबत में विष मिलाया तो राजकुमार ने शरबत पीने से मना कर दिया, और जब आज हमने उसके भोजन में विष मिलाया तो आज उसने उसका एक टुकड़ा तक नहीं चखा। क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि कोई है जो उसे ऐसा करने से रोक रहा है? यहां पूरे महल में राजकुमार की किसी से मित्रता भी नहीं है और न ही वो किसी के पास जाता है। हां, जब वो विद्यालय से आता है तो अपने घोड़े के बच्चे के पास पहले जाता है, फिर कोई और काम करता है। रानी को दासी की बातें सही लगी और उसने निश्चय कर लिया कि वो इस घोड़े के बच्चे को अपने रास्ते से हटाकर ही दम लेगी। फिर देखेगी कि राजकुमार को उसके विरुद्ध होने वाली किसी भी साजिश का पता कैसे चलता है। उसने अपनी दासी की सहायता से अपने खास वैद्य को बुलवाया। जब वैद्य आया तो रानी ने उसे बहुत धन का लालच देकर अपने काम के लिए तैयार कर लिया। योजना के अनुसार एक दिन वो सुबह सुबह जोर जोर से तड़पने और चिल्लाने लगी। राजा घबराकर उठ बैठे। अरे क्या हुआ? कहकर वो चिल्लाते रहे, लेकिन रानी कोई उत्तर देने के बजाय चालाकी से तड़पती रही। जब उसका चिल्लाना और तड़पना बंद नहीं हुआ तो राजा ने अपने खास वैद्य को बुलवाया। वो भी घबराने का नाटक करते हुए आया और राजा से बात पूछी तो राजा ने अपनी रानी की हालत के बारे में वैद्य को बताया। वैद्य ने जांच करने की इच्छा जताई तो तुरंत उसका प्रबंध कर दिया गया। जब वैद्य रानी के कमरे में पहुंचा
तो योजना के अनुसार रानी उसी तरह तड़पती और चिल्लाती मिली। कई दासियों की मदद से रानी को काबू में करने के बाद वैद्य ने उसकी जांच की। जांच के बाद उसने घबराते हुए राजा को बताया कि आपकी रानी केवल 8 घंटे की मेहमान है। इन्हें बचाना है तो तुरंत इन्हें एक घोड़े के बच्चे का हृदय भून कर खिलाया जाए, अन्यथा इनके बचने की कोई संभावना नहीं है। राजा ये सुनकर बहुत घबराया। उसके पास घोड़े का एक ही बच्चा था। वो ये भी जानता था कि उस घोड़े के बिना उसका राजकुमार शायद ही जीवित रह सके। राजा ने जरूरी समझा कि वो अपने बच्चे को मनाए, कसाई का प्रबंध करे और रानी के लिए घोड़े के बच्चे का हृदय भून कर खिलाए। राजकुमार वैसे भी सुबह जल्दी उठने का अभ्यस्त था, लेकिन महल में मची चीख पुकार के कारण वो पहले ही जाग चुका था। उसे महल में होने वाली साजिशों का पता पहले ही घोड़े के बच्चे से चल चुका था, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता उसकी सौतेली मां से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। इसलिए न तो उसके बताने से वे उसकी बातों पर विश्वास करेंगे और न ही उसकी स्वर्गीय मां की शिक्षा ऐसी थी कि जिसमें बड़ों का आदर न करने की सीख हो। सपने में भी उसकी मां ने यही कहा था कि वो समय और परिस्थिति का इंतजार करे। घोड़े के बच्चे ने भी उसे सारी स्थिति बता दी थी और समझा दिया था कि उसे क्या करना है। इसलिए वो मानसिक रूप से हर बात के लिए तैयार था। राजा अपने राजकुमार के पास आए और रानी की बीमारी और घोड़े का हृदय भून कर खिलाने की बात की। राजकुमार ने सारी सच्चाई पता होने के बाद भी इस बात को प्रकट नहीं होने दिया कि वो सब जानता है। बस इतना कहा कि जब आपने निश्चय कर ही लिया है तो मुझे घोड़े के बच्चे को मारने से पहले इस पर बैठकर 3 चक्कर लगाने की अनुमति जरूर दीजिएगा। राजा को इस बात का विश्वास ही नहीं था कि राजकुमार इतनी जल्दी मान जाएगा। घोड़े के बच्चे की पीठ पर बैठकर 3 चक्कर लगाने की बात साधारण सी थी, जिस पर राजा को क्या आपत्ति हो सकती थी। राजा ने खुशी खुशी राजकुमार को चक्कर लगाने की अनुमति दे दी। सूरज निकलते ही कसाई बुला लिया गया। महल के बड़े आंगन में कसाई को बिठाकर घोड़े के बच्चे को लाया गया। आंगन में लाकर घोड़े के बच्चे को बांध दिया गया। इतने में राजकुमार भी आ गया। शरीर पर साधारण कपड़े थे और आंखें बता रही थी कि वह रात भर जागता रहा और रोता भी रहा। राजा अपने बेटे की ये हालत देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि राजकुमार वास्तव में क्यों परेशान था। राजकुमार घोड़े के बच्चे की पीठ पर सवार हुआ। महल की दीवारों पर बहुत गहरी नजर डाली। राजा को ऐसे देखा जैसे कोई विदा लेते हुए देखता है और घोड़े को हल्की सी थपकी दी। घोड़े ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। आंगन का एक चक्कर लगाया। घोड़े ने दूसरा चक्कर थोड़ी तेज गति के साथ लगाया। महल में उपस्थित सभी सेवक, दासिया और कर्मचारी ये देख रहे थे। तीसरे चक्कर में घोड़े की गति बहुत अधिक तेज हो गई और जैसे ही तीसरा चक्कर पूरा हुआ, वो घोड़ा तेजी के साथ हवा में उड़ गया और सबने देखा कि अचानक उसके शरीर पर बड़े बड़े पंख निकल आए और वो किसी विमान की तरह सबको हैरान छोड़कर आंखों से ओझल हो गया। वो घोड़ा राजकुमार को उड़ाता हुआ उसके अपने देश की सीमा से बाहर निकालकर एक दूसरे राजा के राज्य में ले आया और उसकी राजधानी के पास एक जंगल में उतरा। वो घोड़ा इतना तेज था कि सैकड़ों मील की ये दूरी उसने कुछ ही मिनटों में तय कर ली। घोड़े ने राजकुमार को जमीन पर उतारा और उसकी स्वर्गीय मां का संदेश सुनाया कि वो एक निश्चित समय तक यहां रहेगा। उसे अपनी रोजी रोटी का खुद ही प्रबंध करना है, खूब मेहनत करनी है और हिम्मत नहीं हारनी, निराश भी नहीं होना। कुछ वर्ष बाद हालात अच्छे हो जाएंगे और वो अपने ही देश का राजा भी बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कब और कैसे होगा, ये तुमसे अंत तक गुप्त रखा जाएगा। इसके बाद घोड़े ने उससे जाने की अनुमति मांगी और चलते चलते उसने अपनी पूंछ का बाल तोड़कर राजकुमार को दे दिया और कहा कि वो जब भी इसे रगड़ेगा वो उसकी सहायता के लिए जरूर आ जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जिस काम के लिए उसे बुलाया जाए वो ऐसा काम हो जो वो खुद किसी भी हाल में न कर सकता हो।
ये कहकर घोड़ा राजकुमार को छोड़कर गायब हो गया। राजकुमार जानता था कि वो बहुत सुंदर है और कम उम्र भी, इसलिए वो जब शहर में प्रवेश करेगा तो लोग फालतू में उसकी ओर आकर्षित होंगे। इसलिए उसने अपने कपड़ों पर खूब धूल मिट्टी डाली और हाथ मुंह भी गंदा कर लिया। शहर यहां से बहुत दूर नहीं था, समय भी दोपहर से पहले का था, इसलिए उसे आशा थी कि कोई न कोई काम मिल जाएगा और हो सकता है रहने का ठिकाना भी मिल जाए। जब वो शहर में घुसा तो उसने बाजार में एक बहुत बड़ी दुकान देखी जिस पर शाही बर्तन चमकाने वाला लिखा था। वो अपने समय के कारीगरों के ठाठ-बाट से अच्छी तरह परिचित था, क्योंकि वो खुद भी राजा का बेटा था। उसे पता था कि शहर में इन कारीगरों की बहुत आय होती है। आम आदमी तो आम आदमी, राजा तक इनके बड़े प्रशंसक हुआ करते हैं। ये कारीगर इस देश के राजा का शाही कारीगर था। यह भी संयोग था कि कारीगर को एक कम उम्र के लड़के की आवश्यकता थी, क्योंकि बड़ी उम्र के पुरुषों को महल में जाने की अनुमति नहीं होती थी। ये वो समय था जब राजकुमारियां पर्दे में रहती थी। उन्हें भी इस बात की अनुमति नहीं थी कि वे पराये और बड़ी उम्र के पुरुषों के सामने आए। जब राजकुमार इस दुकान में घुसा और मजदूरी करने की इच्छा जताई तो कारीगर बहुत खुश हुआ। उसने मजदूरी देने का तो वादा कर लिया, लेकिन कड़ी शर्तें भी रख दी। एक शर्त तो ये थी कि वो 2 साल तक उसे सिर्फ 3 समय का भोजन और पहनने के अलावा कुछ भी नहीं देगा। दूसरी शर्त यह थी कि तुम मेरे साथ रहोगे। राजकुमार ने सोचा कि वो तो ठिकाना ढूंढने निकला था और ईश्वर ने मेरे लिए पहले ही जगह बनाकर रखी है। वो मन में बहुत खुश हुआ, लेकिन कारीगर के सामने उसने किसी खुशी का प्रदर्शन नहीं किया और उसकी शर्तों पर ऐसा भाव दिया जैसे वो उसकी बातें बेमन से मान रहा है। वो महल जाने से पहले अपनी सुंदरता छुपाने के लिए अपने मुंह पर खूब कालिख मल लिया करता था। जब वो पहली बार महल में पहुंचा तो उसने महल के सुंदर बगीचे में 4 राजकुमारियों को भी घूमते देखा। राजकुमारियों ने जब एक कम उम्र के लड़के को पहली बार महल में आते और तांबे के बर्तन ले जाते देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि कारीगर के पास कोई कम उम्र का लड़का था ही नहीं। फिर कम उम्र का लड़का भी ऐसा जो अपने मुंह पर कालिख मलकर आया हुआ था। गौर से देखने पर राजकुमारियों को लगा कि लड़का तो बहुत सुंदर और गोरा है, मुंह पर कालिख मलने में इसका क्या रहस्य हो सकता है। बात तो वास्तव में सोचने वाली थी। इन राजकुमारियों में जो सबसे छोटी थी वो बड़े ध्यान से राजकुमार को देखने लगी। राजकुमारी को न जाने क्यों इस लड़के में कोई विशेष बात और आकर्षण महसूस हुआ जो किसी और लड़के में उसने कभी महसूस नहीं किया था। अब राजकुमार जब भी तांबे के बर्तन लेने या चमकाने के बाद वापस करने आता, राजकुमारी उसे बड़े ध्यान से देखती और सोचती कि मुझे इसमें कोई छुपा हुआ राजकुमार क्यों दिखाई देता है। एक दिन राजकुमारी से धैर्य नहीं रखा गया और उसने किसी की चिंता किए बिना राजकुमार को रोक लिया और पूछा कि तुम कौन हो। मैं, राजकुमार ने आश्चर्य जताते हुए कहा, मैं कारीगर का लड़का हूं, उसका सेवक हूं, जिसके बदले वो मुझे 2 समय का भोजन और रहने के लिए जगह देता है। राजकुमारी ने कहा, तुम लगते तो बहुत सुंदर हो, लेकिन ये अपने मुंह पर इतनी कालिख क्यों मलते हो। राजकुमार बोला, एक तो ये कि पता नहीं मैं तुम्हें सुंदर क्यों लगता हूं। मेरी प्रशंसा तो कभी मेरी सौतेली मां ने भी नहीं की। रही कालिख मलने की बात, तो पता नहीं मुझे ये सब क्यों अच्छा लगता है। राजकुमारी ने एक नजर इधर उधर देखा और किसी को अपनी ओर आते न पाकर अपनी मुट्ठी में दबी 2 सोने की मुद्राएं निकालकर राजकुमार को दे दी और कहा, ये मैं इसलिए दे रही हूं कि अब तुम जब भी महल में आओ तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और साफ सुथरे होकर आना, क्योंकि मैं तुम्हें राजकुमारों जैसा देखना चाहती हूं। ये कहकर उसने जबरदस्ती 2 मुद्राएं राजकुमार को दी और महल की ओर दौड़ गई। राजकुमार को उसकी बातें बहुत ही अजीब सी लगी। वो ये भी जानता था कि वे सोने की 2 मुद्राएं उसकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन वो उनका कर भी क्या सकता था। वो अपने देश जा नहीं सकता था जब तक मां का आदेश नहीं आ जाता और अपना रूप बदल नहीं सकता था। इस डर से कि कहीं कारीगर मुद्राओं को देखकर
उसे चोर न समझने लगे, राजकुमार ने वे मुद्राएं कारीगर के घर में एक गुप्त जगह छुपा दी ताकि किसी सही समय पर उन्हें काम में ला सके। अब राजकुमार जब भी महल जाता तो वो राजकुमारी को किसी न किसी बहाने अपना इंतजार करते हुए पाता। वो हमेशा की तरह उसे सोने की 2 मुद्राएं जरूर देती और हुलिया ठीक करने को कहती। साथ ही साथ वो शिकायत भी करती कि जब वो उसे मुद्राएं देती है तो वो अपना रूप इंसानों जैसा बनाकर क्यों नहीं आता। ऐसे मौके पर राजकुमार कोई न कोई बहाना बना दिया करता था। और सच तो ये है कि अब राजकुमारी भी राजकुमार को अच्छी लगने लगी थी, लेकिन वो किसी तरह भी अपनी असलियत बताना नहीं चाहता था। दिन, महीने, साल बीतते रहे। राजकुमार अब काफी बड़ा हो चुका था। कारीगर भी उससे बहुत प्रेम करने लगा था, क्योंकि राजकुमार को काम पर रखने के बाद उसका काम और भी बढ़ गया था। महल से तो उसकी आय में वृद्धि हुई ही थी। बड़े बड़े मंत्रियों के घरों से भी बहुत बर्तन आने लगे थे, क्योंकि वे राजकुमार की मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित थे। उधर सारी राजकुमारियां अब इस उम्र की हो चुकी थी कि उनकी शादियां कर दी जाए। जिस देश में ये राजकुमार था, वहां का एक अजीब नियम था जो सदियों से चला रहा था। जब भी किसी राजकुमारी का विवाह होना होता, पूरे शहर में घोषणा होती कि सारे इच्छुक पुरुष उपस्थित हो जाएं। राजकुमारी एक बड़ी सी कुर्सी पर पर्दे में बैठ जाती थी। इच्छुक अमीर गरीब सब एक एक करके राजकुमारी के सामने से गुजरते और राजकुमारी उनमें से जिसको पसंद कर लेती, उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाता था। सबसे बड़ी राजकुमारी ने अपने लिए एक बहुत बड़े अमीर के लड़के को चुना। कुछ ही समय बाद उसका विवाह बहुत धूमधाम के साथ हो गया। इसी तरह बाकी 2 बहनों के विवाह मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के बेटों के साथ हुए। इस पूरे समय में 2 साल और बीत गए। अब सबसे छोटी राजकुमारी की बारी थी। उसके उम्मीदवारों में खुद वो कारीगर भी था। ये कारीगर उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन ईश्वर ने उसे ऐसी सुंदर शक्ल दी थी कि वो जवान ही लगता था। राजा का कारीगर था, इसलिए बहुत धनवान था, सुंदर भी बहुत था और कई बार वो छोटी राजकुमारी को देख भी चुका था। उसके मन में भी उसे पाने की इच्छा थी, इसलिए उसने बड़ी राजकुमारियों के लिए खुद को पेश नहीं किया था। उधर राजकुमार के मन में भी राजकुमारी जगह बना चुकी थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न वह भी अपनी किस्मत आजमाए। उसने वही रूप बनाया जिसमें वह महल में जाया करता था, बल्कि आज तो कुछ ज्यादा ही कालिख मुंह पर मल ली थी। कारीगर उससे काफी आगे था और वो कतार में काफी पीछे। कतार चलती रही। कारीगर भी राजकुमारी के सामने से गुजरा। राजकुमारी ने कारीगर को पहचान तो लिया, मगर उसे पसंद नहीं किया। धीरे धीरे करके सब अमीर और मंत्रियों के बेटे गुजरते रहे, लेकिन राजकुमारी की निगाहें न जाने किसे तलाश कर रही थी। इतने में उसकी नजर कतार में दूर कारीगर के लड़के पर पड़ी। उसका रूप देखकर उसे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने से गुजरा, राजकुमारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी की इस हरकत पर राजा परेशान और भीड़ हैरान हो गई। राजा ने तुरंत घोषणा की कि शायद उसकी बेटी से कोई गलती हो गई है, इसलिए कल सारे लोग दोबारा आए। राजकुमारी बेचारी नहीं करती रह गई, लेकिन राजा के आदेश को कैसे टाला जा सकता था। घोषणा होते ही राजकुमार तेजी के साथ घर गया और कारीगर से पहले ही घर में घुस गया। कारीगर घर आया तो उसने राजकुमार पर बहुत सख्ती की और अगले दिन कमरे और घर के सारे दरवाजों में ताले लगाकर उम्मीदवारों की कतार में खड़ा हो गया। राजकुमार ने जब अपने आप को इस तरह बंद पाया तो बहुत परेशान हुआ। अचानक उसे घोड़े के बाल का विचार आया, जिसे वो हमेशा अपने पैर के साथ बांध कर रखता था। उसने तुरंत वो बाल पैर से खोला और दीवार से रगड़ा तो घोड़ा पलक झपकते ही उपस्थित हो गया। क्या आज्ञा है? उसने प्रश्न किया। राजकुमार बोला, तुम सारे ताले खोल दो और जब मैं वापस आऊं तो ताले इसी तरह बंद कर देना। ताले खोल दिए गए। राजकुमार ने एक बार फिर वही रूप बदला और उम्मीदवारों की कतार में सबसे पीछे खड़ा हो गया।
जो भी उसे देखता पागलों की तरह हंसता। कतार आगे बढ़ती गई यहां तक कि सारे उम्मीदवार राजकुमारी के सामने से गुजर गए। लेकिन राजकुमारी को तो आज भी कारीगर के लड़के की तलाश थी, जिसे वो काफी देर पहले देख चुकी थी। राजा और रानी भी हैरान थे कि आखिर राजकुमारी को कोई भी अभी तक क्यों पसंद नहीं आया। जब कारीगर का लड़का पास से गुजरा तो राजकुमारी ने फिर उसी का हाथ पकड़ लिया। राजा और रानी के पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। ऐसा तो कभी सदियों के इतिहास में नहीं हुआ था। आतर राजा ने बात बनाकर किसी न किसी तरह राजकुमारी के आज के इस फैसले को भी बचपना कहकर अगले दिन पर टाल दिया। कारीगर भी हैरान था कि आखिर ये लड़का यहां आया कैसे। वो तो उसे तालों में बंद करके आया था। दरवाजे और लगाए गए ताले दोनों बहुत मजबूत थे, जिन्हें एक अकेला इंसान तो क्या, कई आदमी मिलकर भी नहीं तोड़ सकते थे। अगर उसने दोनों चीजें तोड़ दी होंगी तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वो इस नुकसान की कीमत राजकुमार से हर हाल में वसूलेगा और साथ ही साथ उसे सजा भी देगा। जब कारीगर अपने बड़े घर पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया कि घर के दरवाजे न केवल सही सलामत थे, बल्कि ताले भी वैसे ही लगे हुए थे। उसने घबराकर अपनी जेबों की तलाशी ली तो तालों की चाबियां भी उसी की अपनी जेब में थी। ताले खोलकर जब वो घर के उस कमरे में घुसा जिसमें राजकुमार को बंद करके गया था, तो वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि राजकुमार तो उसी कमरे में था। वो ये सब देखकर ये बात भी भूल गया कि उसने राजकुमार को सजा देने का सोचा था। वो सोचने लगा, या तो जिसको राजकुमारी बार बार पकड़ रही है और जिसके साथ विवाह को तैयार है वो कोई और है, या फिर ये राजकुमार ही कोई जादूगर है। इसलिए उचित यही होगा कि राजकुमार को कुछ न कहा जाए। वो डरा हुआ राजकुमार को कुछ कहे बिना ही कमरे से बाहर आ गया। तीसरे दिन उसने राजकुमार को बहुत मोटी मोटी जंजीरों से जकड़ दिया और उनके सिरों पर बड़े बड़े ताले लगा दिए। कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया और बाहर के मुख्य दरवाजे में जंजीरें लगा दी और खुद जाकर उम्मीदवारों की कतार में खड़ा हो गया। अचानक उसकी नजर कतार के आखिरी छोर पर खड़े अपने लड़के पर पड़ी, जिसने हमेशा की तरह अपने मुंह पर कालिख मली हुई थी। ये देखकर तो उसे चक्कर आने लगे कि आखिर वो यहां तक कैसे पहुंचा। उसे क्या पता था कि उसके घर से निकलते ही राजकुमार ने घोड़े के बाल को रगड़ा था, जिसकी वजह से घोड़ा आ गया था और जिसने सारे ताले और जंजीरें खोल दी थी। जैसे ही कारीगर राजकुमारी के पास से गुजरा और राजकुमारी ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तो वो हमेशा की तरह परिणाम की घोषणा सुने बिना ही अपने घर की ओर लौट गया। जब घर पहुंचा तो देखा कि मुख्य दरवाजा उसी तरह जंजीरों में बंद था। आंगन में भी ताला लगा हुआ था, लेकिन जब वो कमरे में घुसा तो सारी जंजीरें और ताले खुले हुए थे और उसका लड़का वहां उपस्थित नहीं था। अचानक उसकी दृष्टि एक कागज पर पड़ी जिस पर बड़े आदर के साथ लिखा था कि मैं आज जा रहा हूं। यदि राजकुमारी मुझे चुन लेगी तो न जाने मैं जीवित भी बचूं या नहीं, क्योंकि राजा मुझे बहुत नापसंद करता है, जबकि राजकुमारी मुझे एक लंबे समय से पसंद करती आ रही है। हर दिन वो मुझे सोने के 2 सिक्के केवल इसलिए दिया करती थी कि मैं अपना रूप ठीक करके महल में आया करूं। लेकिन मैं अपनी स्थिति भली भांति पहचानता था और आपका निष्ठावान रहना चाहता था। अब तक सोने के सिक्कों के रूप में कई किलो सोना इकट्ठा हो चुका है, जो मैंने मानचित्र के अनुसार स्थान पर छुपाया हुआ है। कुछ मिनट बाद ये सारी लिखावट और चित्र मिट जाएगा, इसलिए आप इसके मिटने से पहले ही वो स्थान ढूंढ लें। मेरी ओर से अनुमति है कि उसे आप जिस तरह चाहे उपयोग करें। दूसरी ओर जैसे ही राजकुमार राजकुमारी के पास से गुजरा, राजकुमारी ने फिर उसका हाथ थाम लिया। राजा और रानी ने वहां उपस्थित सभी लोगों से जाने को कहा। वे राजकुमारी और बर्तन मांजने वाले के लड़के को एकांत में ले गए और राजकुमारी से पूछा, क्या तुम जानती हो कि ये कौन है? ये बर्तन मांजने वाले का लड़का है। क्या तुम अपने पूरे होश में इसे अपना पति बनाना चाहती हो?
राजकुमारी ने इस बात पर सिर हिला दिया। तब राजा ने कहा कि फिर याद रखो, मैं न तो तुमको और न ही इस नीच लड़के को अपने महल में रहने दूंगा। मैं अपनी सारी संपत्ति से भी तुमको बेदखल करता हूं। विवाह के बाद मेरे सैनिक तुम दोनों को जंगल में छोड़ आएंगे। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि तुम जीवित रहो या कोई जंगली जानवर तुम दोनों को खा जाए। क्या इस शर्त पर भी तुम इससे विवाह करना पसंद करोगी? राजकुमारी का उत्तर अब भी वही था, जिस पर रानी और राजा को ही नहीं बल्कि पूरे राजपरिवार को आश्चर्य हुआ कि आखिर राजकुमारी को इस लड़के में ऐसी क्या विशेषता दिखाई दे रही है। विवाह के बाद शाही आदेश के अनुसार दोनों को अगली सुबह एक घने जंगल में, जहां हर प्रकार के भयानक और हिंसक जानवर पाए जाते थे, वहां छोड़ दिया गया। जंगल के पीछे एक ऊंचा पहाड़ था। राजकुमार, जो रात ही को महल के एक सुनसान भाग में अपने दिव्य घोड़े को बुलाकर अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बता चुका था, उसने आकर उसे भरोसा दिलाया था कि जो भी आपके साथ हो रहा है या होने वाला है, वो सब आपकी स्वर्गीय माता की इच्छा के अनुसार है। आपको अब भी अपनी सच्चाई सबसे छुपाकर रखनी है, यहां तक कि अपनी होने वाली पत्नी के सामने भी सच्चाई नहीं बतानी है। निराश नहीं होना। जंगल का कोई हिंसक जानवर आप दोनों को हानि नहीं पहुंचा सकता, बल्कि ये सब आपके रक्षक होंगे। जैसे ही राजा के रक्षक आपको छोड़कर जाएंगे, आप दोनों पहाड़ की ओर चले आइएगा। वहां एक साधारण सी गुफा होगी, वहां निवास करना। वहां ऐसी शांति मिलेगी जो राजकुमारी ने कभी अनुभव नहीं की होगी। आपका फिलहाल यही काम होगा कि जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचें और अपना रूप पहले जैसा ही रखें। हां, राजकुमारी के सामने निश्चित ही साफ सुथरे बनकर रह सकते हैं। राजा के सैनिक दोनों को जंगल में छोड़कर वापस चले गए तो राजकुमारी का डर के मारे बुरा हाल हो गया। लेकिन वो ये देखकर बहुत चकित हुई कि लड़का बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। उसकी चाल में ऐसा पुरुषत्व उसने आज तक किसी में नहीं देखा था। उसे पहली बार लगा जैसे वो कोई राजकुमार हो। ये देखकर उसका डर जैसे चला गया। राजकुमारी ने कहा, अब क्या होगा? हम कहां सिर छुपाएंगे? राजकुमार बोला कि जब तक जीवन की सांसें भाग्य में है, इन्हें कोई नहीं छीन सकता। तुम मत डरो, कोई न कोई ऐसी जगह अवश्य मिल जाएगी जहां हम रह सकें। उसकी बातें सुनकर उसे काफी संतोष हुआ। राजकुमार पहाड़ की ओर बढ़ता रहा। रास्ते में खतरनाक और हिंसक जानवरों को देखकर राजकुमारी को डर लगा तो राजकुमार ने कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर हमारी रक्षा अवश्य करेगा और कोई भी मृत्यु से पहले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोपहर से पहले वे पहाड़ के पास पहुंच गए। थोड़ी ऊंचाई पर उन्हें गुफा दिखाई दी। पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि गुफा बाहर से तो काफी छोटी दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर से एक बड़े कमरे के बराबर थी। राजकुमारी जैसे ही अंदर गई, उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी की सुरक्षा में आ गई हो। सारा डर दूर हो गया, उसका शरीर शांत हो गया। ये स्थिति देखकर उसे बड़ी राहत मिली। वो गुफा में मौजूद एक पलंग के आकार के पत्थर पर लेट गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो आरामदायक गद्दा हो। राजकुमारी को बहुत आश्चर्य हुआ। राजकुमार ने राजकुमारी को संतुष्ट देखा तो बोला कि वो बाहर जाकर वातावरण को देखना चाहता है और दोपहर के साथ साथ शाम के भोजन और पानी का भी प्रबंध करना चाहता है। कल के बारे में कल सोचेंगे। ये कहकर वो बाहर निकला। कुछ ही दूर उसे पानी का एक सोता भी मिल गया। कुछ ऐसे पत्थर भी मिल गए जिनको बर्तनों की तरह उपयोग किया जा सकता था। गुफा के पास ही ऐसा गड्ढा भी मिल गया जिसमें काफी पानी जमा किया जा सकता था। सबसे पहले उसने पानी इकट्ठा किया, फिर पेड़ों की विभिन्न शाखाओं को तोड़कर बहुत से भाले बनाए ताकि किसी भी खतरे का सामना किया जा सके। धनुष बनाए, बाण भी बनाए। फिर धनुष बाण के माध्यम से 4 बड़े पक्षियों का शिकार किया और गुफा की ओर वापस लौटा। राजकुमारी को गुफा में संतुष्ट पाकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। दोनों ने मिलकर पक्षियों को भूना और खाया। एक तो भूख
और दूसरी ओर ऐसा प्राकृतिक वातावरण। राजकुमारी को भोजन में इतना स्वाद आया जो महल के अच्छे से अच्छे पकवान खाकर भी नहीं आया था। दिन इसी तरह बीतते रहे। राजकुमार जंगल से लकड़ियां काटकर इकट्ठा करता, उनको बेचने शहर जाता। जो धन मिलता उनमें से आवश्यकता की खाने पीने और पहनने की वस्तुएं भी खरीद लाता और कुछ धन बचा लेता। कुछ दिनों बाद उसके पास इतना धन इकट्ठा हो गया कि उसने एक गधा गाड़ी खरीद ली। गधा गाड़ी की वजह से उसे शहर आने जाने में सरलता हो गई और आय में भी वृद्धि हो गई। राजकुमारी भी जानवरों से घुल मिल गई थी। उसे आश्चर्य था कि जंगल के सारे हिंसक पशु और पक्षी उनको न तो कुछ कहते थे और न ही उनका व्यवहार शत्रुतापूर्ण था। राजकुमारी को ऐसा भी लगता था जैसे दिन रात वे उसकी और राजकुमार की रक्षा करते हैं। वे गुफा के आसपास और ऊंचे पेड़ों पर सैनिकों की तरह पहरा देते हुए प्रतीत होते थे। राजकुमारी को विश्वास हो गया था कि ऐसा सब कुछ इस लड़के की वजह से है। वो साहसी, निर्भीक और अत्यंत परिश्रमी मनुष्य है और शायद वो कोई राजकुमार भी हो। उसका मन तो यही कहता था, लेकिन वो जब भी उससे पूछती कि आखिर वो कौन है, तो वो उत्तर में हमेशा यही कहता कि मैं वही बर्तन मांजने वाला लड़का हूं जिसको तुम 2 सिक्के दिया करती थी। एक दिन जब राजकुमार शहर से लकड़ियां बेचकर वापस आया तो वो काफी चिंतित लगा। राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने कहा कि शहर में ये चर्चा थी कि तुम्हारे पिता किसी विचित्र बीमारी का शिकार हो गए हैं और मुख्य वैद्य ने कहा है कि यदि उनको काले हिरण का हृदय 1 सप्ताह तक लगातार नहीं खिलाया गया तो उनका जीवित रहना संभव नहीं रहेगा। कल तुम्हारे सभी बहनोई काले हिरण की खोज में इस जंगल में आएंगे, इसलिए मैंने ऐसा प्रबंध कर दिया है कि उन्हें गुफा का ये द्वार दिखाई न दे। तुम भी उनके जाने से पहले बाहर न निकलना। राजकुमारी अपने पिता की बीमारी का सुनकर बहुत दुखी हो गई। उसने बाहर न निकलने का वचन दिया और साथ ही राजकुमार से कहा, क्या तुम मेरे पिता के लिए काले हिरण का शिकार नहीं करोगे? राजकुमार पहले तो चुप रहा मगर फिर बोला, मैंने भी सोचा है कि मैं कुछ करूं, इसलिए मैं सुबह जल्दी ही काले हिरणों की खोज में निकल जाऊंगा। तुम चिंता मत करना, मुझे रात भी हो सकती है। तुम प्रार्थना करना कि मैं सफल हो जाऊं और ये भी प्रार्थना करना कि राजा साहब मेरे महल में जाने पर मुझसे क्रोधित होकर मेरे प्राणों के पीछे ना पड़ जाएं। मगर मैं फिर भी अवश्य जाऊंगा। राजकुमारी उसकी बातें सुनकर दुखी तो हुई, क्योंकि राजा स्पष्ट कह चुके थे कि पहले तो तुम दोनों को जंगली जानवर ही नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यदि तुम जीवित बच भी गए तो कभी महल में वापस ना आना। यदि ऐसा किया तो जल्लाद तुम्हारी गर्दन काट देंगे। अगली सुबह राजकुमार जंगल में बहुत दूर निकल गया। गधे को ऐसी जगह छुपाया जहां किसी की दृष्टि न पहुंच सके। जल्दी से अंगूठी में बना हुआ घोड़े का बाल निकालकर उसे एक पत्थर पर रगड़ा तो दिव्य घोड़ा उपस्थित हो गया। राजकुमार ने कहा, तुरंत एक बहुत ही बड़ा तंबू लगाया जाए और इस जंगल में जितने भी काले हिरण हैं वे इस तंबू में लाकर इकट्ठा कर दिए जाएं। कोई एक हिरण भी आसपास जंगल में नहीं रहना चाहिए। तंबू के चारों ओर पहरेदार हों और साथ ही एक बड़ा सा सिंहासन बिछाकर उस पर साधारण दरी सजा दी जाए। राजकुमार का यह कहना था कि देखते ही देखते सारे काम हो गए। ये तमाम काम करके दिव्य घोड़े ने जाने की अनुमति मांगी। तीनों राजकुमारियों के पति अपने अपने शाही सैनिकों के साथ काले हिरण की खोज में निकल पड़े। दोपहर तक जंगल का एक एक कोना ढूंढ लिया, लेकिन जंगल में कोई काला हिरण होता तो उन्हें मिलता। भारी निराशा और लज्जा की स्थिति में वे जंगल के इस अंतिम भाग में आ पहुंचे जहां दूर से इन्हें एक बहुत बड़ा तंबू लगा दिखाई दिया। पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों काले हिरण इस तंबू में मौजूद है और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व एक बड़े से लकड़ी के सिंहासन पर बैठा हुआ है। उन्होंने अंदर जाना चाहा तो रक्षकों के दलों ने उन्हें रोक लिया और कहा, केवल 3 व्यक्ति अंदर जा सकते हैं। आते तीनों राजकुमारियों के पति अंदर गए और पूछा कि आप कौन हैं? राजकुमार ने कहा, आप सब अपना उद्देश्य बताएं। इस बात से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हम कौन हैं।
राजकुमार ने पहले ही अपना रूप बदला हुआ था, इसलिए वे उसे नहीं पहचान सके। उसकी बात करने के ढंग से वे और भी प्रभावित हो गए और सोचने लगे कि कोई बहुत बड़ी हस्ती ही होगी, वरना सैकड़ों काले हिरण कौन इस तरह इकट्ठा कर सकता है। इन सब ने एक स्वर में कहा, इस देश के राजा को ऐसी बीमारी लग गई है जो केवल काले हिरण का हृदय खाकर ही दूर हो सकती है। आप कृपा करके हम तीनों को एक एक हिरण दे दे। राजकुमार बोला, हिरण तो हम आपको दे देंगे, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। एक तो ये कि आपको ये हिरण जीवित नहीं दिए जाएंगे, मार कर दिए जाएंगे। दूसरी शर्त यह है कि आपकी पीठ पर हमारी गरम गरम मोहर लगेगी, ताकि पहचान रहे कि ये कहां से लिए गए हैं। पहली बात पर तो इन तीनों को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन दूसरी बात पर वे तैयार नहीं हुए, बल्कि राजसी अहंकार में आ गए और बोले कि हमारे पास शाही सैनिक मौजूद है, हम बलपूर्वक भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये राजा के जीवन का प्रश्न है। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि ये बात है तो फिर तुम बलपूर्वक करके दिखाओ। तीनों राजकुमार बाहर गए और जाकर उन्होंने सैनिकों के सामने सारी स्थिति रखी। सैनिक क्रोध में आ गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी तलवारें निकालना चाहीं, जंगल से खूंखार जानवरों की आवाजें और उनके दौड़ने की आहटें आना शुरू हो गई, तो वे सब के सब कांपने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि सिंहासन पर बैठा हुआ जो भी व्यक्ति है, वो किसी विशेष ईश्वरीय शक्ति और सामर्थ्य का स्वामी है। इसलिए वे उसकी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गए। राजकुमार ने कहा, अब हिरण तो अवश्य मिल जाएंगे, लेकिन पहले मोहर केवल तुम तीनों को ही लगनी थी। अब तुम्हारे सारे रक्षकों को भी लगेगी, तब हिरण दिए जाएंगे। उनके पास राजकुमार की बात मानने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही नहीं था। अतः उन सबको मोहरें लगा देने के बाद मारे हुए हिरण उनके हवाले कर दिए गए और वे सब जैसे ही आंखों से ओझल हुए, राजकुमार ने दिव्य घोड़े का बाल रगड़ा। घोड़े के उपस्थित होने पर आज्ञा दी कि ये सब तंबू और हिरण वापस अपनी अपनी जगह पहुंचा दिए जाएं, सिवाय 4 हिरणों के। इनको मेरी गधा गाड़ी में रख दिया जाए। देखते ही देखते सारा मैदान साफ हो गया। राजकुमार ने अपना वही रूप बना लिया जो बर्तन मांजने वाले लड़के का हुआ करता था। गधा गाड़ी पर बैठा और जीवित 4 हिरणों को लेकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। रास्ता उस गुफा के पास से था जहां राजकुमारी छुपी थी। गुफा के द्वार को छुपाने के लिए बनाई गई अस्थाई बाड़ की ओट से राजकुमारी ने अपने बहनोइयों को मरे हुए काले हिरण ले जाते हुए देख लिया था। उसकी आंखें उस लड़के को बड़ी व्याकुलता से ढूंढ रही थी। इतने में उसे दूर से गधा गाड़ी आती हुई दिखाई दी। वो ये देखकर चकित रह गई कि गाड़ी में 4 काले और अत्यंत स्वस्थ हिरण बंधे हुए थे। राजकुमार जानता था कि राजकुमारी बार की आड़ से उसे निश्चित ही देख रही होगी, इसलिए वो हाथ हिलाता हुआ गुजरा। सूर्यास्त होने से पहले वो महल तक धरोहर पहुंचाकर वापस आना चाहता था, इसलिए उसने रुकना उचित न समझा। वो शहर की जिन जिन गलियों और सड़कों से गुजर रहा था, सब लोग आश्चर्य कर रहे थे कि जो सैनिकों के साथ गए थे वे तो एक एक हिरण ही साथ ला सके, और वह भी मरा हुआ, जबकि वो लड़का जिसे राजा ने मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था, वो जीवित भी है और 4 हिरण लेकर राजा के महल जा रहा है। और कमाल यह है कि चारों के चारों हिरण जीवित हैं। जब राजकुमार राजा के महल के द्वार के पास पहुंचा तो उसे न केवल रोक लिया गया, बल्कि पहरेदार राजा के आदेश के अनुसार उसे मारने का विचार कर ही रहे थे कि रक्षक की दृष्टि 4 जीवित काले हिरणों पर पड़ गई। सबने आश्चर्य प्रकट करते हुए अपने हाथ रोक लिए और जाकर राजा को सारी स्थिति बताई। ये सुनते ही राजा क्रोध से भर गया और कहा, इससे हिरण ले लो और ये कह दो कि वो जितनी जल्दी हो सके जंगल में लौट जाए, वरना उसकी गर्दन काट दी जाएगी। राजकुमार संदेश सुनकर चुपचाप वापस जंगल की ओर लौट गया। राजकुमारी जो सुबह से उसकी प्रतीक्षा में थी, वो तुरंत उसके लिए भोजन और पानी लेकर आई और पूछा कि मेरे पिता राजा प्रसन्न हुए कि नहीं। राजकुमार ने एक लंबी सांस लेकर सारी स्थिति सामने रख दी और कहा, ईश्वर का धन्यवाद करो कि मैं जीवित सुरक्षित वापस आ गया। राजकुमारी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ
जीवन सामान्य रूप से बीतता रहा। राजकुमारी को महल से निकाल दिए जाने का दुख अवश्य था, लेकिन वो चकित थी कि जिस शांति के साथ वो यहां जंगल में जीवन बिता रही थी और जिस शांति के साथ उसे गहरी नींद आ रही थी, वो सुख, शांति और संतोष महल में कभी प्राप्त क्यों न हुआ। उसे अब यह भी विश्वास होने लगा था कि जिसको वो कोई राजकुमार समझती थी, वो वास्तव में वही लड़का ही है। लेकिन इसमें अवश्य कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से उसका जीवन बहुत ही सुंदर हो गया है। अब तो वो ये भी सोचती थी कि यदि वह दोबारा महल में बुलाई गई तो शायद वो वहां एक दिन भी न रह सके। ये सुंदर प्राकृतिक वातावरण, ये पशु पक्षी, यहां तक कि यहां के हिंसक जानवर भी सब के सब उसे अपने मित्र ही लगने लगे थे। लेकिन ऐसा क्यों था, इस पर वो बहुत चकित थी और उसे लगता था कि ऐसा सब कुछ उसी लड़के के कारण ही है। यदि ये मनुष्यों का राजकुमार नहीं भी है, तब भी ये प्रकृति का राजकुमार बल्कि राजा है। एक दिन राजकुमार ने शहर से आकर समाचार दिया कि तुम्हारे देश पर शत्रु देश का राजा आक्रमण करने वाला है। उसके पास हथियारों की एक बहुत बड़ी सेना है और उसने निश्चय कर लिया है कि वह तुम्हारे राजा के राज्य पर अवश्य अधिकार कर लेगा। राजा तो चिंतित है ही, पूरे देश की जनता भी बहुत चिंतित है, क्योंकि वे शत्रु देश के राजा के अत्याचारों से परिचित है। सभी अंदर से बहुत डरे हुए हैं कि आखिर उनका क्या बनेगा। राजकुमारी ये सुनकर बहुत उदास और चिंतित हो गई। कहने लगी, तुम कुछ करो। लड़के ने कहा, मैं आखिर अकेला क्या कर सकता हूं? डरता हूं कि यदि राजा ने मुझे देख लिया तो कहीं वो मुझे मार ही न दे। वैसे भी वे बहुत दुखी है। आतः जो कुछ मैं कर सका वो मैं अवश्य करूंगा। तुम ईश्वर से प्रार्थना करो, वो भला करे, वही अच्छे बुरे का स्वामी है। अगली सुबह राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि वो युद्ध के मैदान में जा रहा है और उससे जो बन पड़ेगा वो करेगा। वो उसकी प्रतीक्षा करे और ईश्वर के सामने प्रार्थना करती रहे कि वो इस देश वालों को इस कठिन समय में अपनी शरण में रखे। राजकुमार घने जंगल में गया। दिव्य घोड़े का बाल जमीन पर रगड़ा तो दिव्य घोड़ा उपस्थित हो गया। राजकुमार ने कहा कि इसके लिए सुंदर लेकिन युद्ध का पहनावा दिया जाए और एक हवा में उड़ने वाला तेज रफ्तार घोड़ा उपस्थित किया जाए और एक बाल से भी बारीक तेज तलवार का प्रबंध भी किया जाए। पलक झपकते ही सारी चीजें उपस्थित हो गई। राजकुमार ने युद्ध का पहनावा पहना, तलवार हाथ में पकड़ी और घोड़े पर सवार होकर जैसे ही घोड़े को संकेत दिया, घोड़ा हवाओं में उड़ता हुआ युद्ध के मैदान की ओर चल दिया। उधर युद्ध का मैदान सज चुका था और अत्याचारी राजा की सेना सक्रिय हो चुकी थी। इस देश के राजा की सेनाओं के पैर उखड़ चुके थे। तीनों राजकुमारियों के पति अपने अपने दलों के साथ भाग चुके थे। राजा अपने कुछ वफादारों के साथ भागती हुई सेना को साहस देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उसे अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही थी कि इतने में उसे एक और ही दृश्य दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे आकाश में बिजली कड़क रही हो। एक तेज रफ्तार घोड़ा आकाश में लपकता चला रहा था। वो जहां से भी गुजर रहा था, शत्रुओं के सिर काटता चला जा रहा था। लाशें जमीन पर गिरकर तड़प रही थी और वो घुड़सवार था कि बार बार उन पर प्रहार कर रहा था। अत्याचारी राजा की सेनाओं ने जब ये दृश्य देखा तो उसके सैनिकों के पैर उखड़ गए। वे सब अपने प्राण बचाकर वापस भागने पर विवश हो गए। इस देश की भागती सेना पलट आई और अत्याचारी राजा और उसकी सेना ऐसे भागी कि अपने पीछे केवल धूल का तूफान छोड़ गई। राजा ने आकाश की ओर देखा तो बस इतना ही देख सका कि एक अत्यंत सुंदर घुड़सवार बिजली जैसे घोड़े पर सवार था, जिसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी, जिसको वो लहराता हुआ अत्यंत तेज गति के साथ दूर आकाश पर जाकर उनकी आंखों से ओझल होता चला गया। राजकुमार जंगल के उसी निर्जन स्थान पर उतरा जहां उसने ये सब युद्ध का सामान मांगा था। बाल रगड़ने पर दिव्य घोड़ा फिर उपस्थित हुआ। सारा सामान उसके हवाले किया और अपना पुराना रूप धारण करके अपनी गधा गाड़ी में बैठकर अपनी गुफा की ओर चल दिया।
उधर राजकुमारी जो उत्सुकता से राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही थी, घने पेड़ों के पीछे छुपी पल पल के समाचार सुन रही थी। सामान्य मनुष्यों और सैनिकों के समूह इसी रास्ते से गुजर रहे थे। विजय के समाचार मिल रहे थे और साथ ही साथ एक विचित्र सहायता का वर्णन भी किया जा रहा था। कोई कहता, वाह, क्या उड़न घोड़ा था और क्या उस पर सवार राजकुमार था। उसके हाथ में ऐसी तलवार थी जो शत्रु सेना के गले पर गले काटे जा रही थी। वो न होता तो हमारी सेना का साहस तो टूट ही चुका था। न जाने वो कौन था और कहां से आया था। विजय के बाद बस आंखों ने इतना देखा कि वो क्षितिज के उस पार कहीं खो गया। न जाने क्यों राजकुमारी को ये अनुमान हुआ कि हो न हो, ये मेरा वही लड़का ही होगा। वो मन ही मन उसी को उड़न घोड़े पर सवार देख रही थी कि इतने में उसने लड़के को अपनी गधा गाड़ी सहित आते देखा। लेकिन उसे ऐसा ही लगा जैसे वह अपने उड़न घोड़े पर आ रहा हो। पास आकर राजकुमार ने विजय की सूचना दी और ईश्वर का धन्यवाद करने को कहा। राजकुमारी ने बड़े प्रेम से कहा कि आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि तुम कौन हो। लड़के का वही उत्तर था कि मैं वही लड़का हूं जिसको तुम 2 सिक्के दिया करती थी। ये सुनकर उसके सारे सपने टूट जाते और वो सोचती थी कि शायद वो सच ही कहता है। अब इस देश के राजा का भी हाल सुने, जिस देश का वह राजकुमार था। राजा राजकुमार के इस तरह गायब हो जाने पर बहुत ही उदास था। उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। वो यही सोचा करता था कि यदि वो मर गया तो इस सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। दूसरी पत्नी से भी कोई संतान नहीं थी। उसे ये संदेह भी होने लगा था कि शायद उसकी दूसरी पत्नी ने ही ऐसा वातावरण बनाया कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। ये संदेह उसे उस समय हुआ जब राजवैद्य ने उसकी बीमारी का समाधान घोड़े के बच्चे के हृदय का मांस बताया था। घोड़े और राजकुमार के गायब हो जाने के बाद उसने देखा कि उसकी पत्नी को कुछ भी न हुआ, बल्कि वो और भी स्वस्थ दिखाई देने लगी। जब वैद्य से राजा ने अपनी पत्नी के स्वस्थ होने का कारण पूछा तो उसने बस इतना ही कहा कि ईश्वर की इच्छा के आगे कोई क्या बोल सकता है। उसके उत्तर से राजा संतुष्ट तो नहीं हो सका, लेकिन उसने किसी संदेह को प्रकट भी नहीं किया। एक दिन राजा को अपने बेटे की बहुत याद आने लगी, तो वो सभा में जाने के बजाय अपने महल में ही इधर उधर टहलने लगा। टहलते टहलते उसे अपने भूमिगत कक्ष का विचार आया, जहां उसकी पहली पत्नी और बेटी की बहुत सारी यादगार वस्तुएं रखी थी। उसने सोचा क्यों ना आज पुरानी वस्तुओं को देखकर ही मन बहलाया जाए। वो अपनी पत्नी के कमरे की ओर चल पड़ा। भूमिगत कक्ष में जाने का गुप्त मार्ग वहीं से जाता था। जब वो पत्नी के कमरे में गया तो ये देखकर चकित हो गया कि वो कमरे में मौजूद नहीं थी। पूरे महल में भी उसने अपनी पत्नी को नहीं देखा था, तो फिर वो कहाँ है? वो अभी ये सोच ही रहा था कि उसे नीचे जाने का मार्ग खुला दिखाई दिया। वो धीरे धीरे नीचे उतरता चला गया। वो इतनी धीरे से उतरा कि उसकी दूसरी पत्नी को उसके आने की आहट तक सुनाई न दी। राजा और भी अधिक सावधान उस समय हो गया जब उसने अपनी पत्नी की दासी को एक कुर्सी में जकड़ा हुआ पाया। राजा की पत्नी उस पर झुकी हुई थी और दोनों का मुख उसकी ओर नहीं था। राजा ने बहुत आश्चर्य के साथ ये दृश्य देखा और जल्दी से एक बड़ी अलमारी की ओट में छुप गया। उसे अपनी पत्नी और दासी की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। महारानी जी, आखिर मेरा क्या दोष है जो आप मुझे समाप्त करने के उद्देश्य से यहां आई है? मारने का विचार। ये सुनकर राजा के कान खड़े हो गए। उसने सावधानी से झांका तो उसे रानी के हाथ में खुली हुई कटार दिखाई दी। रानी ने कहा, तेरा मारा जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि तू मेरे भेदों को जानती है। यदि तू राजा के हाथ लग गई तो महल में एक तूफान खड़ा हो जाएगा और मेरी गर्दन काट दी जाएगी। दासी कहने लगी कि मैं ही आपकी निष्ठा में 2-3 बार राजकुमार को विष देने के लिए सहमत हुई थी। मैंने ही ये भेद खोला था कि जो घोड़ी का बच्चा राजकुमार ने खरीदा था वो कोई दिव्य शक्ति थी और राजकुमार से मनुष्यों की तरह बातें किया करता था।
मैंने ही विष देने की असफलता के बाद घोड़े को मारने की युक्ति आपको बताई थी और ये भी बताया था कि राजकुमार अपने पिता को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता और वह जानता है कि वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपसे प्रेम करने के कारण राजकुमार जानता था कि राजा उसकी किसी भी बात का विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए जब राजकुमार से कहा जाएगा कि वो घोड़ी के बच्चे को उसके लिए मारा जा रहा है ताकि आपकी जान बचाई जा सके, तो वो इस पर सहमत हो जाएगा, क्योंकि उसे अपने पिता की हर प्रसन्नता स्वीकार थी। अब मुझे क्या पता था कि वह दिव्य घोड़ी का बच्चा उसे कहाँ ले गया। ईश्वर के लिए मेरे प्राण बचाएं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं मरते दम तक आपका कोई भेद नहीं खोलूंगी। राजा दासी और अपनी दूसरी पत्नी के बीच होने वाली एक एक बात पर चकित होता रहा। सारी कहानी उसकी समझ में आने लगी। उसके अनुमान में भी नहीं था कि उसका महल षड्यंत्रों का केंद्र है। इससे पहले कि उसकी दूसरी पत्नी दासी का गला काटती, वो तेजी के साथ अलमारी की ओट से निकला और रानी का लहराता हुआ हाथ पकड़कर एक जोरदार झटका दिया, जिससे कटार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। रानी ने मुड़कर जब ये देखा कि वो स्वयं महाराज हैं, तो वो डर के मारे मूर्छित हो गई। राजा को सारे षड्यंत्र का पता चल चुका था। रानी को एक अलग अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया और दासी को नीचे से निकालकर पहले तो उससे सारे भेद उगलवाए गए, फिर उसे भी काल कोठरी में बंद कर दिया गया। दोनों का अपराध एक जैसा था, इसलिए उचित समय पर इन दोनों के दंड की घोषणा की जानी थी। उधर राजा को अब अपने बेटे की खोज की चिंता हुई। उसने देश के अंदर और आसपास के अन्य देशों में अपने दूत भेजे और सूचना देने वालों के लिए भारी पुरस्कारों की घोषणा की। काफी समय बाद एक बहुत बड़े पड़ोसी देश से आने वाले किसी व्यापारी ने राजा से मिलने की अनुमति मांगी। राजा ने उससे एकांत में भेंट की। उसने बताया कि जब वो अपने देश में था तो उसने एक विचित्र विवाह देखा। विवाह राजा की बेटियों का था। उस देश की रीति के अनुसार शहर के सभी युवाओं को राजकुमारियों के पास से गुजरना होता था और जो राजकुमारी जिसका हाथ थाम लेती या संकेत कर देती, उसका विवाह उसी से कर दिया जाता था। सबसे छोटी राजकुमारी ने हमेशा एक ऐसे युवक को चुना जो एक बर्तन मांजने वाले के यहां काम करता था और उसी के साथ रहा करता था। वो लड़का शाही बर्तन साफ करने का काम करता था। उसकी उत्तरदायित्व ये था कि वो शाही महल में साफ किए हुए बर्तन ले भी जाए और जिनको साफ करना हो वो ले भी आए। कम आयु होने के कारण उसे शाही महल के अंदर तक जाने की अनुमति थी। शायद वो सुंदर भी हो, लेकिन अपना रूप बदलने के लिए हर समय अपने मुख पर कालिख लगाए रखता था। राजकुमारी ने 2 बार उसी का हाथ पकड़ा, लेकिन राजा ने रीति के विरुद्ध दोनों बार उसे राजकुमारी की भूल बताकर अगले दिन फिर से सबको इकट्ठा होने के लिए कहा। लेकिन तीसरी बार भी राजकुमारी ने न जाने क्यों उस लड़के को ही पसंद किया। शाही महल में आने जाने के कारण संभव है कि राजकुमारी उसे पसंद करने लगी हो, लेकिन ऐसा किसी ने कभी अनुभव नहीं किया। मेरा विचार यह है कि शायद वो आपका ही बेटा हो और रूप बदलकर वहां रहता हो और राजकुमारी उसकी वास्तविकता से परिचित हो गई हो। राजा और उसके राजपरिवार को अपनी बेटी की ये बात बहुत नापसंद हुई। वास्तविकता क्या है ये तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन विवाह की अगली सुबह ही राजा ने दोनों को एक ऐसे जंगल में फिंकवा दिया जो खतरनाक हिंसक जानवरों का निवास स्थान है। इसके बाद क्या हुआ किसी को कोई जानकारी नहीं। मैं तो आपके देश में व्यापार के उद्देश्य से आया हूं। मुझे इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी कि आपका राजकुमार कहीं गायब है। यदि इस बात की जानकारी होती तो मैं अपने संदेह को आपसे अवश्य साझा करता। राजा ने व्यापारी की सारी कहानी ध्यान से सुनी और उससे कहा, मैं आपको अपनी सुरक्षा में लेता हूं और जब तक मैं अपने बेटे को नहीं पालूंगा या मुझे ये पता नहीं चल जाएगा कि मेरा बेटा जीवित है या वो मर चुका है, उस समय तक आप मेरे विशेष अतिथि रहेंगे। अब आपका सामान्य स्थानों पर देखा जाना शायद आपके प्राणों के लिए संकट बन जाए, क्योंकि आप एक बहुत बड़े भेद से परिचित हैं। आप हमारे बहुत बड़े पुरस्कार के योग्य भी हैं।
इसलिए हमारे लिए आपकी सुरक्षा कर्तव्य हो चुकी है। व्यापारी को भला इस पर क्या आपत्ति हो सकती थी, इसलिए उसने राजा का अतिथि बनकर रहना अपने लिए एक सम्मान समझा और अपनी सहमति दे दी। अगले ही दिन राजा ने कई विश्वसनीय गुप्तचरों को वास्तविकता जानने के लिए नियुक्त किया कि वे ये पता लगाकर बताएं कि वो लड़का वास्तव में क्या था और अब वो किस स्थिति में है। कई दिनों के बाद उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि वो लड़का जिस देश में काम करता था उस देश का निवासी नहीं था। मालिक ने भी यही बताया कि उसे ये नहीं पता कि वो आखिर कहाँ रहता था। वो एक परिश्रमी और बहुत बुद्धिमान लड़का था। वो महल के अंदर आता जाता था और राजा की सबसे छोटी बेटी उसे पसंद करने लगी थी। वो चाहती थी कि वो मुख पर कालिख लगाने के बजाय नहा धो कर आए और बहुत अच्छे वस्त्रों में आया करे। इसीलिए वो उसे सोने के 2 सिक्के भी देती थी ताकि उसे अच्छे वस्त्र खरीदने में कोई कठिनाई न हो। लेकिन वो हमेशा इसी रूप में महल में आता जाता था। रीति के अनुसार राजकुमारी ने उसे तीसरी बार भी पसंद किया तो राजा ने उसके साथ अपनी बेटी का विवाह तो कर दिया, लेकिन उसे जंगल में फिंकवा दिया। इसके बाद क्या हुआ ये उसे भी पता नहीं। राजा को जब ये सारी जानकारी मिल गई तो उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो आक्रमण के लिए तैयार हो जाए। उधर जिस देश में राजकुमार रह रहा था उसको और राजकुमारी को भी एक बड़े आक्रमण की सूचना मिल चुकी थी। राजकुमारी को क्या पता था कि आक्रमण करने वाली सेना स्वयं उसके पति के देश के राजा की है। वो बहुत चिंतित रहने लगी क्योंकि वो जानती थी कि आक्रमणकारी सेना और उस देश का राजा बहुत ही शक्तिशाली है। कहीं ऐसा न हो कि उसके पिता का राज्य छिन जाए। अपनी चिंता राजकुमार से साझा की। राजकुमार ने कहा, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? जिस तरह ईश्वर ने हर बार कोई मार्ग निकाला है, अब भी कोई न कोई समाधान निकल आएगा। राजकुमारी बोली कि राजा से मिलकर अपनी सहायता का विश्वास तो दिलाया जा सकता है। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, वो निराश न हो, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। राजकुमार को पता था कि जो देश आक्रमण करने वाला है वो स्वयं उसके पिता का देश है। उसने सोचा कि राजा को अपने महल में होने वाले षड्यंत्रों का निश्चित ही पता चल गया होगा। उन्हें किसी न किसी तरह यह पता चल गया होगा कि मैं कौन हूं और कहां हूं। शायद अब यही समय है जब मुझे अपनी सच्चाई राजा के सामने प्रकट कर देनी चाहिए। इसी विचार में उसे नींद आ गई। उसे नींद की स्थिति में मां ने आदेश दिया कि जब तुम्हारा पिता लड़ने के लिए सेना खड़ी कर रहा हो तो तुम उनके चरण स्पर्श करना। सारी सच्चाई अभी मत बताना और यहां के राजा की दयालुता ही गिनाना, ताकि बड़े स्तर पर रक्तपात से दोनों देश बच जाएं। बाकी बातें तुम पर छोड़ी जाती हैं ताकि अवसर के अनुसार जो निर्णय हो वो कर सको। अगली सुबह जब राजकुमार और राजकुमारी की आंख खुली तो हर ओर शोर मचा हुआ था। सूचना मिली कि सेनाओं का आमने सामने मुकाबला होने वाला है और किसी भी समय भीषण युद्ध छिड़ सकता है। राजकुमार ने शीघ्र ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और गुफा के अंदर ले जाकर उससे कहा कि आज समय आ गया है कि मैं अपनी वास्तविकता तुम पर प्रकट कर दूं। बस तुम मुझसे कोई प्रश्न न करना और जो भी मैं कहता जाऊं और करता जाऊं तुम उसका पालन करती रहना। ये कहकर उसने दिव्य घोड़े का बाल गुबा के एक पत्थर पर रगड़ा। जैसे ही दिव्य घोड़ा उपस्थित हुआ तो उसने आदेश दिया कि पुरुष और स्त्री के राजसी पहनावे का प्रबंध किया जाए और एक शक्तिशाली तथा तेज गति से उड़ने वाला घोड़ा भी उपलब्ध कराया जाए और बाल से बारीक तेज धार वाली तलवार भी दी जाए। ये सभी वस्तुएं पलक झपकने से पहले उपस्थित कर दी गई। राजकुमारी आश्चर्यचकित होकर ये सब देखती रही। तैयारी के तुरंत बाद राजकुमार अपने घोड़े पर बैठा और अपने पीछे राजकुमारी को बिठाकर जैसे ही घोड़े को संकेत दिया, घोड़ा पलक झपकते ही युद्ध के मैदान के ऊपर उड़ने लगा। उधर आक्रमण हो चुका था और जिस देश की राजकुमारी थी उस देश के राजा की सेनाओं के पैर मैदान से उखड़ चुके थे। राजकुमारी ने देखा कि तीनों बहनों के पति मैदान छोड़कर अपने अपने सैन्य दलों के साथ भाग चुके हैं।
और स्वयं उसका पिता और उसके निष्ठावान सैनिक शत्रु सेनाओं के घेरे में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक दोनों सेनाओं और दोनों राजाओं की आंखें आकाश पर एक विचित्र दृश्य देख रही थी। उड़न घोड़े पर सवार कोई बहुत सुंदर राजकुमार और एक राजकुमारी युद्ध के मैदान के चक्कर लगा रहे थे। ये देखकर दोनों ओर की सेना लड़ना भूलकर इस दृश्य को देखने में लग गई। जिस देश की राजकुमारी थी उसने तो ऐसा दृश्य पहले भी देखा था, लेकिन तब घोड़े पर केवल राजकुमार ही दिखाई दिया था जिसको वे पहचान नहीं सके थे। उसी की सहायता से उसके देश को विजय प्राप्त हुई थी, अन्यथा उस समय भी उनकी हार लगभग निश्चित थी। वो समझ गया कि आज भी ईश्वर ने कोई सहायता उसके लिए भेजी है। अचानक उसने देखा कि वो उड़ने वाला घोड़ा घोषणा करता फिर रहा है कि युद्ध विराम किया जाए, अन्यथा परिणाम बहुत ही भयानक होगा। घोषणा सुनते ही युद्ध रोक दिया गया। दोनों सेनाएं अपनी अपनी पंक्तियों में वापस चली गई। जैसे ही युद्ध बंद हुआ तो देखने वालों ने एक और भी दृश्य देखा कि वो उड़न घोड़ा उड़ते उड़ते आक्रमणकारी राजा के पास जाकर उतर गया। घोड़े पर बैठा हुआ राजकुमार शीघ्रता से उतरा और राजा के चरणों में गिर पड़ा। इससे पहले कि राजा स्थिति को समझ पाता, उसने राजा के चरण चूमना आरंभ कर दिए। राजा ने आश्चर्य से उसका सिर उठाकर गौर से देखा तो उसकी चीख निकल गई, मेरा बेटा, मेरा बेटा। वो राजकुमार को पहचान चुका था। दोनों मिलकर प्रसन्नता के आंसू बहा रहे थे। राजकुमारी ही क्या, दोनों सेनाएं आश्चर्यचकित होकर ये सब देख रही थी। राजकुमार ने अपनी पत्नी को पास आने का संकेत किया और बताया कि ये मेरे पिता है, और राजा से कहा, ये मेरी पत्नी है और जिस देश पर आपने आक्रमण किया है ये उस देश के राजा की बेटी है। दोनों राजा और उनकी सेना पास आ गई। राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी और दामाद को पहचान लिया और चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। राजकुमार ने आगे बढ़कर उनके भी चरण स्पर्श किए और कहा, जो कुछ भी हुआ इसमें आपका कोई दोष नहीं था और मैं अपनी वास्तविकता आपको नहीं बता सकता था। युद्ध समाप्त हो गया। सैनिकों ने वापसी का विचार किया तो राजकुमार ने राजकुमारी का हाथ पकड़कर साथ ले जाना चाहा। राजकुमार के पिता ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, इस देश की राजकुमारी को वो ऐसे साथ नहीं ले जा सकता। राजकुमार बहुत चिंतित हो गया। राजकुमारी की आंखों में भी आंसू भर आए और राजकुमारी का पिता भी दुखी हो गया। अभी ये सब चकित और चिंतित खड़े थे कि राजकुमार के पिता ने घोषणा की, विवाह और विदाई, और वह भी राजाओं के बेटे और बेटियों की, ऐसे नहीं हुआ करती। हम अगले सप्ताह बड़ी शान और शौकत के साथ बारात लेकर आएंगे। और फिर राजकुमारी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अपनी प्यारी सी बेटी को बड़े राजसी ढंग से धूमधाम के साथ विदा करा के ले जाएंगे। इस घोषणा के साथ ही दोनों ओर के सैनिकों ने प्रसन्नता का नारा लगाया। ये एक ऐसा दृश्य था जो किसी ने कभी नहीं देखा था। दोनों देशों में एक सप्ताह तक विवाह का आनंद मनाया जाता रहा। विदाई के समय राजकुमारी के पिता ने कहा, कितना प्रसन्नता का अवसर है। दो राज्य एक संबंध में बंध रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं आपके सामने एक सुझाव रख रहा हूं। मैं भी वृद्ध हो चुका हूं और आप भी वृद्ध हैं। आपकी कोई पुत्र संतान नहीं है और मेरी भी एक यही संतान है। मेरे बाद तो मेरा बेटा राज्य का उत्तराधिकारी हो जाएगा, लेकिन आपके बाद आपका देश अव्यवस्था का शिकार न हो जाए। क्यों न ऐसा किया जाए कि हम दोनों ही अपने जीवन में दोनों देशों को जोड़कर अपने सामने राजकुमार को दोनों देशों का राजा बना दे। राजकुमारी के पिता का सुझाव सुनकर ऐसा लगा कि उस देश का राजा शायद ऐसा ही सोच रहा था। बस फिर क्या था, उसी समय घोषणा हुई और राजकुमार का राज्याभिषेक भी कर दिया गया। पृथ्वी और आकाश ने एक कहानी का अंत इतना सुंदर बना दिया कि पूरा मानव इतिहास चकित रह गया। दोनों देश एक बनकर विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति बन गए।